हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लाए हैं नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। आज जितना सारा सब फार्मूला सब दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सभी फार्मूला के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी क्या होता है दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति। देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध सबसे पहले किसने स्थापित किया था? देखिए, यह ज्यामिति और बीजगणित के संबंध स्थापित किया था किसने? ज्यामिति और बीजगणित दोनों को आपस में मिला करके संबंध स्थापित किया था। किसने स्थापित किया दोस्तों? सर्वप्रथम 1637 ईस्वी में डेकार्त नामक वैज्ञानिक ने इस निर्देशांक ज्यामिति का स्थापित किया। निर्देशांक ज्यामिति का क्या स्थापित किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेकार्त ने। किसने किया दोस्तों? स्थापित किया डेकार्त ने। इसमें देखिए दोस्तों, ज्यामिति और बीजगणित दोनों को आपस में मिला करके तब संबंध स्थापित किया डेकार्त ने। आइए दोस्तों, अब क्या है द फोर क्वाड्रेंट। अब फोर क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? चतुर्थांश। आइए देखिए दोस्तों, ये दो ठो क्या चीज, एगो एक्स अक्ष है, एक ठो क्या है वाई अक्ष। एगो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। ये क्या है दोस्तों? वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए दोस्तों, यह क्या है आपको एक्स अक्ष, यह क्या है दोस्तों? वाई अक्ष। इधर देखिए दोस्तों, इधर जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, एक्स का मान क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ मूल बिंदु का नियम क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है, जीरो। मूल बिंदु क्या होता है? यहाँ जीरो होता है। क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। अब जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से। तो दोस्तों, मूल बिंदु से जब इधर पूरब की ओर जाएंगे, इधर देखिए इस साइड जाएंगे पूरब की साइड, तो क्या होगा दोस्तों? आपको पॉजिटिव में आएगा। क्या होगा? पॉजिटिव में। जैसे 1 2 3 4 5 या बढ़ते जाएगा तो इधर क्या चीज़ होगा दोस्तों? एक्स का मान होगा प्लस में। फिर देखिए दोस्तों, इधर जाएंगे पश्चिम तरफ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो दोस्तों यह माइनस में बढ़ते जाएगा, निगेटिव होते जाएगा। क्योंकि जीरो से जब भी दोस्तों छोटा होगा संख्या तो वह क्या होगा? माइनस में होगा। और माइनस में होगा तो एक्स का मान इधर जीरो से जितना भी इधर आएगा वह आपको हो जाएगा एक्स का मान निगेटिव। एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? निगेटिव में। फिर देखिए दोस्तों, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई का मान होगा पॉजिटिव। क्या होगा? वाई का मान पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए दोस्तों, जीरो से बढ़िएगा तो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाइएगा तो वह वाई का मान क्या चीज़ हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, जीरो से फिर इसका बैक जो आइएगा, फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो यह वाई का मान क्या चाहिए? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा दोस्तों। वाई का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। क्योंकि जीरो से कम होते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। जीरो से छोटा क्या चीज़ माइनस में हो जाएगा। तो इधर आइएगा तो वाई का मान निगेटिव में, इधर जाइएगा तो एक्स का मान निगेटिव में। फिर दोस्तों ऊपर जाइएगा तो वाई का मान पॉजिटिव और इधर जाइएगा तो एक्स का मान पॉजिटिव। तो दोस्तों, इसमें पहला इसको क्या चीज़? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रथम क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह क्या चीज़ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। या क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों, अभी आपको समझाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स का मान भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, वाई का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान पॉजिटिव। क्या है दोस्तों? एक्स का मान भी प्लस में, वाई का मान भी प्लस में। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है दोस्तों? प्लस एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में बिंदु 2 4 दे देगा, ऐसे 2,4 दे देगा दोस्तों। कहेगा यह किस चतुर्थांश में है? तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। कहे तो दोस्तों यह क्या चीज़ प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। कहे तो 2 भी क्या चीज़ है दोस्तों? वो एक्स का मान 2 भी क्या चीज़ है? प्लस में, और 4 है कौन चीज़ में? प्लस में है। तो प्लस में है दोनों, तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कौन चीज़ में हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान क्या चीज़ होगा? निगेटिव में होगा। एक्स का वैल्यू क्या चीज़? निगेटिव में, और वाई का मान पॉजिटिव में। मान लीजिए दोस्तों -2 और -2 8 रहेगा। -2 मान लीजिए, -2 और 8 रहेगा। आपको पूछेगा यह बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो यह किस चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों? आप देखिए, एक्स का मान क्या चीज़ है? निगेटिव में, और वाई का मान क्या है दोस्तों? पॉजिटिव में। एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा।
द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। दोस्तों अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों देखिए, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। दोस्तों देखिए दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, दोनों निगेटिव हो जाएगा। दोनों निगेटिव है तो यह कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा दोस्तों? तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। दोस्तों आगे आइए क्या चीज़ है? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। आपको मान लीजिए -8 दे दिया, उसके बाद -8 और 2 दे देगा, -8 और 2। आपको पूछेगा यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आपको तुरंत सेटिंग करना है कि एक्स पॉजिटिव वाई है। एक्स क्या है? पॉजिटिव, वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तब पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में है। तो दोस्तों ये कौन सा चतुर्थांश में है? कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन सा क्वाड्रेंट में दोस्तों? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसी तरह से दोस्तों ऐसा करके पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का हिंदी होता है दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला का हिंदी क्या होता है दोस्तों? दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र देखिए, आइए दोस्तों क्या है? यदि P, देखिए दोस्तों P बिंदु x1 y1, P बिंदु कितना दिया हुआ है? x1 y1। P का नियामक कितना दिया गया है दोस्तों? x1 y1। और Q का नियामक दिया गया है Q बिंदु का x2 y2। तो तब P और Q का दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए दोस्तों, P और Q का जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, जब दो बिंदु यहाँ पे कुछ भी ए बी बी सी सी डी कुछ भी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कहेगा मान लीजिए बी सी बिंदु दिया हुआ रहेगा, तो बी सी का दूरी निकालेंगे। यहाँ पी और क्यू दो बिंदु दिया गया है, पी और क्यू क्या चीज़? बिंदु दिया हुआ रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या रह सकता है, x1 की जगह पर 2 ही रहेगा कि y1 की जगह पर 4, ये कुछ भी संख्या रहेगा। ये जो है ना फार्मूला याद करने के लिए इस तरह से याद किया जाता है दोस्तों। पी क्यू का दूरी जब याद करेंगे, पी क्यू का दूरी निकालने के लिए फार्मूला आप यूज कीजिएगा, पी क्यू बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों दूरी डिस्टेंस कहेगा निकालने के लिए, जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, तो दोस्तों कहेगा दूरी ज्ञात करने के लिए तुरंत वो दोनों दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों पहला वाला को मानेंगे x1 पहला बिंदु जो दिया हुआ रहेगा उसमें x1 y1 मानेंगे। फिर दूसरा बिंदु जो दोस्तों दिया हुआ रहेगा उसमें x2 y2 मानेंगे। तब क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे, रूट अंडर कर देना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से दूरी सूत्र का उपयोग करके कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, जब आपको कहेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके मान निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, तब यह दूरी सूत्र का उपयोग करके क्या चीज़ मान निकाल लीजिएगा। दोस्तों दूरी सूत्र क्या हो जाता है? देखिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं पर दोस्तों आप इस तरह से भी लिखिएगा तो फिर भी गलती नहीं होगा। x2 में या इसी में से इसको घटा लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर भी दोस्तों मान उतने होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ लास्ट में माइनस में भी आएगा तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए उल्टा पुल्टा करके भी घटाइएगा दोस्तों, फिर भी उतने आंसर आएगा। तो आप आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? मूल बिंदु। क्या है दोस्तों? मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट। देखिए मूल बिंदु जो है, ओरिजिन पॉइंट के लिए जब देखिए जब कहेगा निकालने के लिए, मूल बिंदु से कोई बिंदु दे देता है, उसके बाद कहता है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दोस्तों मूल बिंदु, अब मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0 0 होता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, इसका नियामक 0 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। तो 0 0 x भी 0 और y भी 0। दोस्तों यहाँ पर क्या है? x भी 0 है और y भी 0 है, x भी 0 और y भी 0। तो मूल बिंदु का नियामक क्या चीज़ होता है? x 0 y 0। x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा, तो 0 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मूल बिंदु का नियामक हो जाता है 0 0 से बिंदु p x और y दूरी कहता है, y x और y। अब मान लीजिए x और y बिंदु दिया गया है। अब देखिए दोस्तों मूल बिंदु का नियामक 0 0 और कोई बिंदु दिया गया है p, कोई बिंदु दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए p, इसके जगह पर कुछ भी दिया हुआ रहेगा और यहाँ x y की जगह पर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा दोस्तों, कुछ भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी संख्या देगा, 2 4 8 10 कुछ भी 12 14 कुछ भी दे देगा। आपको कहेगा मूल बिंदु ज्ञात करें, मूल बिंदु ज्ञात करें। तो आपको क्या चीज़ ज्ञात करना? मूल बिंदु से दूरी कहेगा ज्ञात करने के लिए दोस्तों। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेगा तो x भी 0 ले लेंगे, y भी क्या चीज़ 0 ले लेंगे, उसके बाद जो बिंदु दिया हुआ रहेगा उसके बाद मान निकालेंगे। तो दोस्तों x 0 y 0 0 में से कुछ भी घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उतनी संख्या होगा, इसलिए 0 को छोड़ दीजिएगा। डायरेक्ट क्या करना है? x का रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कर देना है दोस्तों। दूरी मूल बिंदु से जब कोई बिंदु कहेगा, बिंदु का दूरी ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से जब कोई बिंदु दे देगा, आप कहेगा कि दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करे, तब डायरेक्ट दोस्तों क्या करना है? रूट अंडर करके x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, जो मान दिया हुआ रहेगा बिंदु का,
बिंदु का x की जगह पे जो भी चीज़ रहेगा और y की जगह पे जो भी चीज़ रहेगा उसका रूट अंडर करके स्क्वायर करके जोड़ देना है दोस्तों। रूट अंडर क्या चीज़, x का मान कुछ भी दिया हो रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y का मान जो भी दिया हो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे तो मूल बिंदु से कोई बिंदु जो दिया हो रहेगा उसका दूरी पता लग जाएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला। क्या है दोस्तों, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला का हिंदी क्या होता है दोस्तों, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला का हिंदी क्या होता है दोस्तों, विभाजन सूत्र। आइए दोस्तों, विभाजन सूत्र या विभक्त सूत्र, विभाजन सूत्र या विभक्त सूत्र। तो आइए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि P बिंदु मान लीजिए P दिया गया है XY, P दिया गया XY और A क्या है X1 Y1, अब B बिंदु कितना है दोस्तों X2 Y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभक्त करती है। दोस्तों AB रेखाखंड को मिलाने वाली AB रेखाखंड को P बिंदु जो है, P बिंदु m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, आंतरिक विभाजन करता है। तो उसके लिए क्या सूत्र होता है दोस्तों, जब कोई रेखा रहेगा, दो बिंदु दिया हो रहेगा, उसको मिलाने वाली उस रेखा को कोई बिंदु दिया हो रहेगा, यहाँ पे कहेगा अंतः विभाजन करता है। तो दोस्तों अंतः विभाजन करने के लिए यह सूत्र का उपयोग, ये दोस्तों अंतः विभाजन करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, और इसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन होता है। अंतः विभाजन के लिए भी देख लेते हैं और बाह्य विभाजन के लिए भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है दोस्तों, AB रेखा है। क्या है दोस्तों, AB क्या है, AB रेखा है। A और B क्या है दोस्तों, रेखा है। इसको क्या चीज़ किया, P जो है बिंदु या P बिंदु, इसको m अनुपात n के अनुपात में विभक्त कर दिया, अंतः विभाजन कर दिया, अंतः विभक्त कर दिया। दोस्तों देखिए A और B के अंदर में विभाजित किया है, तो इसीलिए है अंतः विभक्त कर दिया। तो अब देखिए उसके अंतः विभक्त के लिए फॉर्मूला देखिए दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। देखिए दोस्तों mx2 क्या होता है, mx2 प्लस nx1 क्या हो जाता है दोस्तों, mx2 प्लस nx1 क्या होता है, nx1। उसके बाद बटे m प्लस n। उसके बाद दोस्तों देखिए y बराबर क्या चीज़ होगा, my2। देखिए दोस्तों फिर यहीं से चलेंगे, my2 प्लस ny1 और फिर ny1 अब बट्टा क्या चाहिए दोस्तों, m प्लस n। उसके बाद देखिए दोस्तों अब जो है इस सेक्शन फार्मूला बन गए। सेक्शन फार्मूला देखिए, अंतः विभाजन के लिए जब भी अंतः विभाजन कहेगा निकालने के लिए, जब कोई अनुपात दे देगा 2:3 या कोई ऐसे करके कुछ भी अनुपात दे सकता है दोस्तों, अनुपात देगा और A बिंदु दिया हुआ रहेगा, B भी बिंदु दिया हुआ रहेगा। अब उस रेखाखंड को A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को अब कोई बिंदु जो है ना कुछ भी अनुपात 2:3 एक अनुपात में कहेगा अंतः विभक्त करता है। जब अंतः विभक्त करेगा तब यह फार्मूला लगा देंगे दोस्तों P। अब जो बिंदु दिया रहेगा तो बिंदु P नियामक बराबर देखिए दोस्तों अंतः विभाजन के लिए फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। और उसके बाद my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। दोस्तों देखिए ये x बराबर था तो x की जगह पे लिखा हुआ है, ये y बराबर है y की जगह पे, ये यहाँ क्या होता है x का मान कितना है दोस्तों, यह y का मान कितना है दोस्तों, इतना है x का मान y का मान। देखिए दोस्तों अंतः विभाजन करेगा तो बीच में प्लस लगा के बोलना है, अंतः विभाजन कहेगा तो बीच में प्लस, अब बाह्य विभाजन कहेगा तो माइनस बोलेंगे बीच में, तो अपने फार्मूला याद हो जाएगा। एक ठो याद हो जाएगा तो दोस्तों अपने दूसरा याद हो जाएगा। अंतः विभाजन में प्लस बोलना है और बाह्य विभाजन में माइनस। तो देखिए दोस्तों अंतः विभाजन में क्या है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। फिर देखिए दोस्तों my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अंतः विभाजन में क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। अब देखिए बाह्य विभाजन में यदि Pxy मान के P बिंदु जो है ना xy है, अब AB रेखाखंड है, को बाह्य विभाजन मान के m अनुपात n के अनुपात में बांटती है, बाह्य विभाजन करता है m अनुपात n के अनुपात में, mn अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों देखिए तो अब यहाँ पर देखिए यह जो है A और B, AB क्या है दोस्तों, यह बिंदु दिया गया है, यहाँ से AB क्या हो गया, रेखाखंड हो गया पूरा, क्या चीज़ AB रेखाखंड हो गया। A दिया हुआ x1 y1, B x2 y2, यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा दोस्तों। उसके बाद P देखिए बाह्य विभाजन कर रहा है, बाह्य भाग में विभाजित कर रहा है, विभक्त कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अब देखिए बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा तो दोस्तों x बराबर, आपको अभी बोले कि अंतः विभाजन में प्लस लगा के बोलना है, बाह्य विभाजन में माइनस, अंतः विभाजन में प्लस, बाह्य विभाजन में माइनस। अब x बराबर mx2, सेम कंडीशन वही करेंगे दोस्तों, यही लिख देना है उसमें माइनस। देखिए mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, खाली प्लस की जगह पर माइनस कर दिए। उसके बाद देखिए y बराबर my2 प्लस है तो यहाँ पर माइनस ny1 बटे m माइनस n। तो क्या हो गया दोस्तों, या P बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, P नियामक बराबर क्या हो गया फार्मूला बाह्य विभाजन के लिए mx2 माइनस
mx2 सॉरी mx2 यहाँ होगा nx1 क्या चीज़ हुआ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस था। पी के लिए नियम दोस्तों बाई विभाजन में mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n और उसके बाद my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। दोस्तों देखिए अंतर विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में माइनस। अंतर विभाजन में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बाह्य विभाजन में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। इसमें देखिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और उसके बाद my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अंतर विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है वह दोस्तों प्लस में है, क्या चीज़ प्लस में होगा, और बाह्य विभाजन में क्या चीज़ माइनस में। क्या है, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला का हिंदी क्या होता है दोस्तों, विभाजन सूत्र होता है। क्या है दोस्तों, देखिए एक नंबर में यदि P बिंदु क्या है, x y, ए है कितना, ए बिंदु है x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतर विभक्त करती है, अंतर विभाजन करता है। तब देखिए दोस्तों अंतर विभक्त करती है तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y बराबर दोस्तों my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। दोस्तों क्या है, यदि P जो बिंदु दिया गया, P का नियमक xy दिया गया है दोस्तों, और A मान लीजिए A का x1 y1 और B का नियमक कितना x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजन करती है। कौन सा विभाजन करता है दोस्तों, अंतर विभाजन करता है। तो तब देखिए अंतर विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अंतर विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर देखिए mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस 1 x के लिए, और y के लिए my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। दोस्तों क्या है, अंतर विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए अंतर विभाजन के लिए P का नियमक देखिए कितना होता है, अंतर विभाजन बराबर फार्मूला है, अंतर विभाजन बराबर फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y के लिए my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। दोस्तों अंतर विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1। दोस्तों ये क्या है, x का मान है, ये x का मान है, ये क्या है दोस्तों, y का मान है। x का मान दोस्तों तो यहाँ पर x2 x1, यहाँ y के लिए तो y2 y1। दोस्तों इसको सिंपल सा याद करना है। क्या है, नीचे में भी देखिए अंतर विभाजन में प्लस लगाएंगे और बाह्य विभाजन में माइनस लगाएंगे। और देखिए दोस्तों m प्लस n इसमें भी प्लस है, नीचे में भी देखिए ऊपर में प्लस है तो नीचे में भी प्लस, ऊपर में प्लस नीचे में प्लस। अंतर विभाजन में क्या होता है दोस्तों, प्लस में होता है अंतर विभाजन। अब देखिए x के लिए x होगा यहाँ पे, और y के लिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, y होगा। पहले 2 लिखिएगा तब क्या लिखना है 1, पहले 2 1 लिखेंगे 2 1, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। उसके बाद क्या है दोस्तों, y के लिए my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो देखिए दोस्तों m प्लस n तो m प्लस n। अंतर विभाजन में क्या चीज़ प्लस बोलेंगे, और बाह्य विभाजन में आइए दोस्तों, क्या है बाह्य विभाजन में, बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें क्या होता है, थोड़ा क्या होता है दोस्तों, बाह्य बिंदु पर विभाजित करता है, बाह्य रेखाखंडों में विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला होता है mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। बाह्य विभाजन के लिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए दोस्तों फार्मूला होता है mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, और y के लिए my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। दोस्तों ये क्या होता है, x का मान होता है, यहाँ क्या होता है y, x का मान होता है तो x के पद में ये y का मान होता है, इसलिए y के पद में पहले दोस्तों 2 तब तो क्या करेंगे 1, m के साथ भी x लगा देंगे, n के साथ भी क्या लगा देंगे दोस्तों x लगा देंगे। उसके बाद 2 1, इसमें भी y के लिए तो y के लिए फिर 2 1 y के पद में लिख देना है। दोस्तों अंतर विभाजन में प्लस में और बाह्य विभाजन में माइनस में। अंतर विभाजन में प्लस लगा के बोलना है, प्लस लगेगा, और बाह्य विभाजन में क्या लगेगा दोस्तों, माइनस लगेगा, और कुछ नहीं है। आइए दोस्तों क्या है 2 नंबर में, यदि P बिंदु दिया गया है, क्या चीज़ है, P दिया गया है XY है P, और AB को बाह्य m अनुपात n के अनुपात में बढ़ती है। कहता है AB की जो है P जो है m अनुपात n के अनुपात में बढ़ती है, तो तब कहता है देखिए यहाँ देखिए m अनुपात n में बढ़ती है। देखिए दोस्तों x बराबर क्या चीज़, x बराबर mx2 माइनस सॉरी mx2 उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस nx1, क्या हो जाएगा दोस्तों nx1, क्या हो जाएगा nx1 बटे m माइनस n, और उसके बाद दोस्तों y बराबर my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। दोस्तों x टर्म के लिए x है और y टर्म के लिए y है। दोस्तों अभी भी बता दिए आपको यहाँ पे कि ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे x का टर्म होता है, यहाँ क्या होता है y का टर्म। x वाला में x लगाएंगे, y वाला में y लगाना है, m n दोनों के साथ x लगा देना है और 2 1 कर देना है। अंतर विभाजन में प्लस होता है, बाह्य विभाजन में दोस्तों माइनस होता है, और कुछ नहीं है। आइए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है, जैसे रेखा है, लाइन सिगमेंट। क्या है दोस्तों, लाइन सिगमेंट है।
लाइन सीक्वेंट है इसमें देखिए दोस्तों ए का नियामक दिया गया x1 y1, अब बी कितना है x2 y2, ये बिंदु इतना दिया गया है बी इतना, और उसके बाद पी जो है पी देखिए दोस्तों पी x1 सॉरी xy है, क्या है xy XY है। अब देखिए इसमें दोस्तों बाह्य विभाजन हो रहा है, इसमें क्या चीज़ बाहरी विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है दोस्तों। तो एक्सटर्नल इसमें बाह्य विभाजन हो रहा है, कहते हैं ए बी रेखाखंड के बाह्य है बाहर है, इसीलिए बाह्य विभाजन हो रहा है इसमें। तो क्या इसमें कंडीशन दिया गया है दोस्तों, देखिए 2 कंडीशन दिया गया है, क्या है यदि m का मान n से क्या चीज़ बड़ा होना चाहिए, m ग्रेटर देन n, क्या चीज़ है m का मान क्या चीज़ n से बड़ा होना चाहिए, और तब जो है p बिंदु जो है p ए बी के बड़े भाग पर क्या चीज़ ए बी के बड़े भाग पर b की तरफ मान के b के तरफ होगा, b के तरफ कह रहा होगा। जब क्या चीज़ m का मान बड़ा रहेगा, m का मान बड़ा रहेगा n से, तब क्या होगा p जो रहेगा p ए बी के बड़े भाग b के तरफ होगा, ये b के तरफ तब होगा जब m का मान बड़ा होगा दोस्तों, तब p किधर होगा b के तरफ होगा। और देखिए इसका अनुपात तब किस तरह से करेंगे दोस्तों, अनुपात जब यह करेंगे तो देखिए अनुपात ए पी देखिए दोस्तों ए पी बट्टा क्या लिखेंगे दोस्तों पी बी, क्या लिखेंगे दोस्तों पी बी, ए पी बट्टा क्या चीज़ दोस्तों पी बी, अनुपात कर देंगे ये पूरा हो जाएगा दोस्तों m, पूरा क्या चीज़ पूरा यहाँ से वहाँ तक m, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक n, तो क्या चीज़ हो जाएगा m बटा n, ए पी बटा बी पी। इस तरह से अनुपात करेंगे दोस्तों, इस तरह से अनुपात करना है। जब दोस्तों m का मान n से बड़ा रहेगा, m का मान n से बड़ा रहेगा, m ग्रेटर देन n, तब क्या चीज़ करेंगे दोस्तों, ये p जो है ए बी के बड़े भाग b के तरफ होगा, b के तरफ होगा सॉरी b के तरफ होगा, कौन चीज़ p होगा, तब क्या करें अनुपात जो निकालेंगे अनुपात, तब देखिए दोस्तों क्या लिखे ए पी पूरा लेंगे दोस्तों, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ए पी बटे, तब क्या करेंगे पी बी करेंगे दोस्तों। ये जो मान दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए पूरा दिया हुआ रहा 10 है, उसके बाद इधर जो 5 दिया हुआ रहेगा, तब अनुपात निकालना है उसी तरह से दोस्तों। क्या है पूरा लिए ए पी बटा पी बी, तो m बटा n दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन है इसका, यदि m लेस देन n, क्या m क्या चीज़ होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे था n से बड़ा m, यहाँ पे क्या है m जो है n से छोटा है, n यहाँ पे बड़ा है, वहाँ पे m बड़ा था, यहाँ क्या है दोस्तों इस कंडीशन में n बड़ा है। तब जब n बड़ा रहेगा तब क्या होगा कंडीशन, ये p जो है बी ए के, जैसे p जो है बी ए अब इधर तरफ जो आ रहा है, इसीलिए दोस्तों बी ए इस तरफ होगा। अब देखिएगा बी ए के बड़े भाग, अब बी ए के बड़े भाग ए के तरफ होगा, तब p किधर होगा ए के तरफ। देखिए दोस्तों ए के तरफ यहाँ हो गया, ए के तरफ क्या चीज़ हो गया है p, कहते n बड़ा रहेगा तो दोस्तों इधर क्या होता है पश्चिम होता है दोस्तों, इधर क्या होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण दोस्तों। तब इधर क्या हो जाएगा ए के तरफ क्या होगा p होगा, जब n का मान बड़ा रहेगा तब इधर ए के तरफ p होगा, ठीक है ए के तरफ होगा, ठीक है दोस्तों। और जब m इसमें देखिए कंडीशन में था m बड़ा था, तब p जो है ना b के बड़े भाग मान के b के तरफ हुआ था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जब n बड़ा रहेगा तो a के तरफ होगा p, यहाँ पे अनुपात तब क्या हो जाएगा दोस्तों ए पी। अब देखिए क्या चीज़ है ए पी, पहले क्या चीज़ ए पी बटा बी पी, तब क्या चीज़ दोस्तों जब इस साइड होगा तब पहले लेंगे ए पी, क्या लेंगे दोस्तों ए पी, उसके बाद लिखे क्या लेंगे बी पी। उसमें देखिए दोस्तों कैसे लिए थे, ये पूरा इधर तरफ हुआ था, उधर तरफ जब पी हुआ बी के तरफ पी हुआ तो तब क्या लिए ए पी बटे पी बी लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब इस तरफ हुआ ए के तरफ हुआ तब क्या ले लिए, तब दोस्तों क्या ले लिए ए पी। अब इधर हुआ तो यहाँ से चालू, यहाँ इधर हुआ तो यहाँ से चालू ए पी बट अब बी पी। अब देखिए दोस्तों इधर है ना आएगा, अब तो उधर जाएगा ना, कहते इधर आया है तो इसीलिए पूरा बी पी, जैसे उधर लेते थे पूरा ए पी बट्टा क्या लिए पी बी। वैसे ही दोस्तों यहाँ कंडीशन लिए, कंडीशन क्या लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ ए की तरफ था, ए की तरफ हुआ तो क्या ले लिए ए पी बट पूरा ले लिए बी पी, पूरा ले लिए क्या चीज़ दोस्तों, तो ए की तरफ हुआ था इसीलिए ए पी बटे क्या चीज़ बी पी ले लिए एम बटे एन। अब आइए दोस्तों कुछ कंडीशन और है, कभी कभी देखिए दोस्तों, कभी कभी सुविधा के लिए m अनुपात n के बदले में लैम्डा अनुपात 1 लैम्डा इज टू 1 लैम्डा अनुपात 1 अर्थात m बटे n बराबर लैम्डा लेते हैं। कभी कभार दोस्तों m अनुपात n को क्या चीज लेते हैं लैम्डा अनुपात 1 अर्थात लैम्डा अनुपात 1 लेते हैं, या m बटे n बराबर लैम्डा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से लेके और सवाल सबको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों
अब इससे आगे चलते हैं। आइए, क्या है, यदि ए का नियामक दिया गया है दोस्तों x1 और y1, x1 y1, और b का दिया गया है, b का नियामक कितना दिया गया x2 y2, क्या है दोस्तों x2 y2, और उसके बाद p का दिया गया है, p का दिया गया है p दिया गया है कितना xy, p दिया गया है कितना xy, तब कहता है ए बी का मध्य बिंदु है, सॉरी कहता है p जो है दोस्तों, p जो है या ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है दोस्तों, बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ज्ञात करना है। अब देखिए बिंदु, मध्य बिंदु है तो x बराबर क्या होगा, x1 जोड़ x2 बाई 2, x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2। दोस्तों जब मध्य बिंदु के लिए पॉइंट निकालेंगे और दो बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, तब कहेगा मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, मध्य बिंदु का नियामक कहेगा दोस्तों ज्ञात करने के लिए, तब क्या करेंगे दोस्तों, x1 में x2 को जोड़ देंगे बटे 2, x1 जोड़ x2 बटे 2, और उसके बाद y1 जोड़ y2 बटे क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब मध्य बिंदु के लिए फार्मूला हो गया। मध्य बिंदु के लिए जब फार्मूला कोई सवाल बनाइएगा दोस्तों, मध्य बिंदु वाला पे कोई भी सवाल बनाइएगा, तब आपको वहाँ पे यह सूत्र का उपयोग होगा। तो जब दो ठो बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि उसका मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, तब क्या लगाइएगा दोस्तों, यही फार्मूला यूज करना है, x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2, अब बस बन जाएगा दोस्तों। x का मान यहाँ आ जाएगा, x वाला के लिए x का मान, y वाला के लिए y का मान। दोस्तों ये किसके बराबर है, x बराबर, ये किसके बराबर है, y बराबर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा क्या सब दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, क्या है दोस्तों, लाइन सेगमेंट। अब देखिए ए बी नियामक दिया गया है, ए बी क्या है, नियामक दिया गया है। यहाँ पे कोई भी संख्या दे सकता है, तो लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है। या देखिए दोस्तों, और मध्य बिंदु, एक कहता है मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, जब मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो देखिए दोस्तों फार्मूला याद रहेगा, वैसे भी आप तुरंत मौखिक निकाल सकते हैं। x1 जोड़ x2, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भागा दे देंगे। फिर दोस्तों y1 जोड़ y2, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भागा दे देंगे, बस आपको ये मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्या है, अब नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज का शीर्ष। अब देखिए दोस्तों, यदि त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है दोस्तों, 3 शीर्ष होता है, जितना कोण उतना शीर्ष। दोस्तों त्रिभुज का कितना शीर्ष होता है, 3। और त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा, कहेगा उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का केंद्र कहेगा g बराबर, तब g बराबर फार्मूला लगा देंगे खटक से दोस्तों, g बराबर फार्मूला लगा देंगे, तब x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3। देखिए दोस्तों 3 टर्म है इसीलिए बटे 3, और उसके बाद y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। दोस्तों जब ज़्यादा सवाल बना लीजिएगा इस पे, तब मौखिक निकाल लीजिएगा इसका केंद्र का। तो कैसे, तो देखिए जब 3 शीर्ष दिया हुआ रहेगा त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ रहेगा, और तब क्या करेंगे, x वाला को x वाला में जोड़ते जाएंगे, तो बटे 3 से भगा दे देंगे, फिर y वाला को जोड़ते जाएंगे, 3 से भगा देके कट मार के जो आएगा वो निकल जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ g बराबर त्रिभुज का केंद्र के लिए फार्मूला क्या हो गया दोस्तों, g बराबर क्या हो गया, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। तो दोस्तों यही हो गया आपको त्रिभुज का केंद्र के लिए फार्मूला। ये क्या था, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला। किसी का मध्य बिंदु निकालते, रेखा सब का मध्य बिंदु निकाल दिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2। बस ये मध्य बिंदु के लिए निकल जाएगा। ये मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज के केंद्र का निकालने का सूत्र हो गया, नियामक। आइए दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, यदि अब देखिए दोस्तों यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तो त्रिभुज का केंद्र था, वहाँ मध्य बिंदु था, यहाँ केंद्र था। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कौन चीज, नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको 3 ठो पहले क्या चीज दिया हुआ रहेगा, शीर्ष जो होता है ये दिया हुआ रहेगा, 3 ठो नियामक दिया हुआ रहेगा, ABC दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, ABC मान के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, PQR नामकरण में कुछ भी हो जाएगा, CDFG कुछ भी। ठीक है दोस्तों, तो क्या चीज दिया हुआ है, ए दिया गया है इतना, ए का नियामक x1 y1, बी का नियामक कितना दिया गया x2 y2, और सी का नियामक दिया गया x3 y3। तो कहता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल कहेगा, जब 3 ठो दिया हुआ रहेगा नियामक, और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब यह फार्मूला का उपयोग कर देंगे। दोस्तों क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ कुछ भी त्रिभुज रहेगा वो नाम लिखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, और उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दोस्तों यह हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला। तो दोस्तों देखिए इसको याद करने का सिस्टम दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा, 1/2। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पर क्या है, x1 जो x1 होगा, यहाँ पर क्या होगा x2 है, यहाँ पर क्या होगा x3, क्या होगा दोस्तों। उसके बाद इंटू y देखिए सब में है, इसमें y सब में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए
1 2 3 क्या चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, शुरुआती में देखिए आपको पता नहीं होगा तो देखिए 1 2 3 गिनती कर दीजिएगा डायरेक्ट, x1 इंटू y2 माइनस y3 ये हो गया। उसके बाद प्लस अब x2 आपको हम बता दिए है x1 x2 इंटू, और उसके बाद क्या करेंगे 3 1 यहाँ 2 हो ही गया। देखिए दोस्तों याद करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको बता दिया यहाँ पे x1 है x2 और यहाँ पे x3, और जब यहाँ पे 1 2 3 डायरेक्ट कीजिएगा बस हो जाएगा, क्वेश्चन में खाली y रहता है और बाहर में खाली x रहता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये तो हो गया टर्म। उसके बाद देखिए हम क्या बोले, यहाँ x1 यहाँ क्या होगा x2 है, और जब 2 हो गया तो इधर क्या बचा, एगो 3 है, उसके बाद 1 क्या चीज़ 3 1, 2 के बाद क्या चीज़ 3 आएगा, और 3 है ये है 3 हो गया, तो उसके बाद 4 नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 3 1। उसके बाद दोस्तों x3 x1 x2 x3 ये आपको बताए। उसके बाद देखिए दोस्तों अब क्या हो गया 3 और उसके बाद 1 और 2 क्या हो जाएगा 1 2। दोस्तों देखिए यहाँ 2 से 2 फिर दूसरा अब सिस्टम देखिए, वो सिस्टम देख लिए। अब देखिए x1 इंटू यहाँ पे है y2 y3 क्या है y2 y3, उसके बाद x2 इंटू प्लस x2 इंटू, अब देखिए 3 पे खत्म हुआ, यहाँ 3 से चालू हुआ 3, और उसके बाद क्या चीज़ लिखा है 1, तो यहाँ पे 2 था इसीलिए 2 नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, कहते 2 यहाँ लिखा हुआ था 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है x3 इंटू, यहाँ 1 पे खत्म हुआ था 1 से चालू, और 1 और एक बार 2 गिनती जो करते हैं दोस्तों 1 2 तो हो गया। तो यहाँ भी आप समझ गए दोस्तों, ये शुरुआती में क्या चाहिए 1 2 3 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद x1 है यहाँ पे x2 हो गया, तो यहाँ क्या होगा 2 के बाद 3, 2 के बाद गिनते काउंटिंग में भी क्या आता है 3 आ गया, और उसके बाद अब 2 3 हो गया तो बच गया क्या 1, तो 1 दे देंगे वहाँ पे, जब वहाँ पे 1 दे देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा x3 इंटू, अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 आ गया ठीक ना, यहाँ 1 पे खत्म हुआ 1 से चालू कर दीजिए 1 और 2 गिनती कर दीजिए बस हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा फार्मूला को। तो आइए आगे नेक्स्ट आपको 3 बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इस पर बैठा दीजिएगा दोस्तों। जो मान रहेगा x1 का x1 की जगह पर बैठाएंगे, जो x2 की जगह पर जो भी मान रहेगा x2 की जगह पर बैठाएंगे, y1 की जगह पर जो मान रहेगा y1 की जगह पर बैठाएंगे, y2 की जगह पर जो भी मान रहेगा उसको बैठाएंगे, उसके बाद y3 का मान जो रहेगा वो बैठाएंगे वहाँ पे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करके निकल जाएगा। अब है बिंदु। अब देखिए बिंदु जब 3 ठो दिया हुआ रहेगा, देखिए 3 बिंदु है, बिंदु ए बी और सी बिंदु दिया हुआ है। जब ये तीनों बिंदु संरेखी होती है, देखिए जब तीनों बिंदु संरेखी होगा, जब एक ही सिरे में होगा तब ये संरेखी होगा। एक लाइन में 3 बिंदु होता है तब ये संरेखी होता है, ठीक ना। एक बिंदु में कम से कम एक लाइन में कम से कम 3 बिंदु होगा तभी संरेखी होगा, ठीक ना। 3 से कम भी होगा तब नहीं होगा, समझे। ठीक है, 3 बिंदु दोस्तों दिया गया है, जैसे ए x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3, तब संरेखी होती है। कहता है संरेखी होती है यदि और केवल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। जब कहता है क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, जब क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तब क्या होता है संरेखी। क्या कहता है 3 बिंदु संरेखी होती है यदि और केवल यदि, कहता है यदि और केवल यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है। जब 0 हो जाएगा तब संरेखी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए अर्थात x1 इंटू यही लिखा हुआ है दोस्तों, खाली 1/2 को छोड़ के बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए दोस्तों, जब कहेगा आपको 3 बिंदु संरेखी है, 3 ठो बिंदु दिया हुआ रहेगा, 3 ठो बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा, कहेगा तीनों बिंदु संरेखी है, तब कहेगा मान ज्ञात करे। तब मान कैसे ज्ञात करिएगा, तब दोस्तों ये वाला फार्मूला यहाँ से यहाँ तक यूज कर दीजिएगा, इस पर बैठा दीजिएगा, जो मान निकलेगा वो आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा, इस पर बैठा दीजिएगा, बस आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, क्या है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए तो फार्मूला जानते हैं, अब जान गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये तो नियामक ज्यामिति है, इसमें ज्ञात करना है। कहता है जब किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, जब ज्ञात करिएगा तो 2 कंडीशन है इसमें। क्या है, सभी त्रिभुजों को अंकित, अब देखिए सभी शीर्षों को अंकित कर लेना, मान के सभी शीर्ष को अंकित कर लेंगे, कहाँ पे कौन सा मान है उसको अंकित कर लेना है। उसके बाद 2 त्रिभुजों में बांटकर, उसको कोई भी चतुर्भुज आपको दिया हुआ रहेगा, उसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब आपसे पूछेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, चतुर्भुज को 2 भाग में बांट लीजिएगा, 2 त्रिभुज में बांट लेना है। 2
त्रिभुज में देखिए दोस्तों, या ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए रेक्टेंगल है, आयत है, इसको दो भाग में बांट देंगे तो एक ठो त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज बन गया दोस्तों। इसका त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जब आपस में जोड़ देंगे तब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या इसी तरह से आपको मन होगा कि ना हम इसी तरह से बांट देते हैं, इसका क्षेत्र मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़िएगा तो क्या चीज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी फार्मूला सब का यूज होता है दोस्तों, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना उपयोग होता है उसमें टेंथ में, तो आपको सभी फार्मूलों के बारे में हम एक एक करके बता दिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।